आवर यूट्यूब चैनल इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर। मैं अर्जुन भार्गव फिर से आपका स्वागत करता हूं एक बार। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता के अधिकार अर्थात इक्वालिटी। देखिए ये शब्द है समानता या समता। इक्वालिटी की बात करते हैं। समता शब्द जो है वो संविधान में लिखा हुआ है, आप इसे समानता भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका आज हम महत्वपूर्ण सबसे बात करेंगे अनुच्छेद 14 के बारे में। देखिए अनुच्छेद 14 कहते हैं कि ये मिसाल है, एक मिसाल नहीं, हम यही समझ लेते हैं कि मिसाल नहीं है तो मिसाइल है, कि अनुच्छेद 14 से 18 में जो इक्वालिटी की बात होगी उसमें जो अनुच्छेद 14 है ये पहला अनुच्छेद है और ये कहते हैं कि समानता की एक मिसाल को प्रकट करता है। किस प्रकार? देखिए इस अनुच्छेद के सबसे पहले हमें जानना होगा दो पार्ट हैं। नंबर एक बात ये कहता है विधि के समक्ष समानता। पहली बात आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। दूसरी बात ये कहता है विधि या विधियों का समान संरक्षण। दूसरी बात आपको याद रखनी पड़ेगी विधियों का समान संरक्षण। तो यही मैं आपको कहने वाला हूं ना, जो ये आपकी मिसाल है, जो मिसाइल बता रहा हूं, अभी आपको पता चलेगा अगर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये आर्टिकल है क्या जो विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण कहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए स्टूडेंट्स के माइंड में क्या होता है कि वो एक चीज समझते हैं इसे कि विधि का जो विधि के समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण। पहली बात आपको क्लियर कर देता हूं, इसमें या शब्द नहीं है, यह है और। ठीक है, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। तो पहला तो जो आपका जो ये लगता है विधि के समक्ष समानता, इसको कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और ये कहता है इक्वालिटी, देखो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, दोनों अलग बातें हैं, डिटेल में बताऊंगा, बोर्ड पे नजर रखेंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों में बहुत अंतर है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विधि के समक्ष समानता क्या चीज है। तो पहले हमें ध्यान देना होगा, इसको एक बार छोड़ दो, विधियों का समान संरक्षण ये मैंने आपको शुरू में बता दिया है पहले कि इनके अंतर्गत दो बातें लिखी है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। तो सबसे पहले कहते हैं विधि के समक्ष समानता। देखिए एक इंग्लैंड के जो राजनीति शास्त्र थे बहुत बड़े, डाइसी, जिनका नाम पॉलिटिकल साइंस में बहुत आता है, बहुत ही बड़े, मतलब उनको कहते हैं कि शिक्षाविद थे बहुत बड़े और राजनीति का बहुत उनको चरम ज्ञान था। उन्होंने अपनी पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, उसके अंतर्गत एक बात लिखी थी, आपको ये याद रखना है, रूल ऑफ लॉ। देखिए रूल ऑफ लॉ जिसे हम हिंदी में कहते हैं विधि का शासन। अब देखिए जब विधि का शासन, उनकी बात पढ़ते हैं विधि का शासन। इससे पहले मैं आपसे बात कर चुका हूं, आर्टिकल 12 से पहले मैं आपको मौलिक अधिकार के बारे में बात कर चुका हूं। मौलिक अधिकार के बारे में एक बात हुई थी मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक तरह का अधिकार पत्र था जो कि सबको समानता की दृष्टि से समान दिखा रहा था। उसी से संबंधित आपको बता देता हूं रूल ऑफ लॉ काम करता है, अर्थात विधि का शासन काम करता है, जिसकी अवधारणा किसने दी थी? आपको ध्यान रखना होगा, डाइसी ने। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक, मैंने जैसा कि बताया, डाइसी ने अपनी पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड के अंदर ये बात बताई थी विधि का शासन। क्योंकि डाइसी जो है वो इसी आर्टिकल 14 की टर्म विधि के समक्ष समानता, इसी को क्या बताते हैं कि एक तरह से क्या है, रूल ऑफ लॉ। देखिए रूल करना मतलब शासन करना, ठीक है, किसी भी जगह पर शासन करना। शासन कौन करेगा? लॉ शासन करेगा, विधि शासन करेगी। तो जाहिर सी बात है, एक तरह से शब्द का अर्थ क्या बन रहा है? विधि का शासन, जहां पर विधि शासन करे। कल मैंने आपको, जब मैंने आर्टिकल आपको मतलब पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, 12 और 13 आर्टिकल बताया था, उसमें एक बात क्लियर की थी कि हमें जो मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है ना शामिल करने का, उसका कारण यही है कि हमें ऐसा सरकार का निर्माण करें, ऐसी गवर्नमेंट का निर्माण करें जो कि शासन की सकारात्मक सोच रखती हो। ऐसा नहीं है कि हमें मनुष्यों का शासन बनाना है। ये कल मैंने आपको बताया था कि एक विधि का शासन चाहिए हमें। वही आर्टिकल 14 क्या दिखाता है? विधि का शासन। तो रूल ऑफ लॉ कौन बताते हैं? डाइसी बताते हैं, जहां पर विधि का शासन होगा। अब क्या होता है कि आप किताबों में पढ़ते हैं, बेसिक सी बात लिखी होती है, विधि के सामने सब समान है।
खाली ये बात यहीं तक खत्म नहीं होती। आपके तो सामने आ गया विधि के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समता, आप कहेंगे विधि के सामने सब समान है। इतनी बात इनफ नहीं है, हमें पढ़ना होगा इसको डिटेल के अंदर, विधि के समक्ष समता को। देखो इसके अंदर मैं आपको 3 बातें बता रहा हूं। पहली बात तो आप ये 3 बातें याद रखेंगे। देखिए नंबर 1 बात, पहले तो इसका नाम मैंने बताया इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये बात कहता है, ये कहता है किसी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। पहली बात क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकारों की उपस्थिति नहीं होगी। ठीक है, मतलब अनुपस्थिति कह लो या आप कह लो अनुपस्थिति कह लो या उपस्थिति नहीं होगी, कि कोई भी व्यक्ति है उसके पक्ष में हम उसको विशेषाधिकार नहीं देंगे। अगर विशेषाधिकार देंगे तो बात ही खत्म हो जाती है। अगर विशेषाधिकार दिया तो समानता तो खत्म ही हो गई, और वो विधि के समक्ष समान कैसे हुआ। तो आपकी जो विधि के समक्ष समानता की पहली बात क्या कहता है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होना या उपस्थिति नहीं होना। ठीक है, यहां पर आप चाहे अनुपस्थिति शब्द यूज कर सकते हैं, ये इसकी इक्वालिटी बिफोर लॉ की पहली टर्म है। दूसरा कहता है कि साधारण, चाहे तो आपकी कोई साधारण विधि हो या असाधारण विधि हो, किसी प्रकार की हो, तो आपको ध्यान रखना होगा दूसरी टर्म में, साधारण विधि हो या असाधारण विधि हो, न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार। चाहे तो आपकी विधि साधारण हो और चाहे असाधारण हो। असाधारण विधि तो न्यायालय के समक्ष समान व्यवहार होगा। सभी व्यक्तियों के लिए क्या होना चाहिए, समान व्यवहार। देखो अगर आप समान व्यवहार रखते हैं न्यायालय के समक्ष में, या फिर आप साधारण विधि के समक्ष में या असाधारण विधि किसी प्रकार की विधि हो, अगर न्यायालय के समक्ष समान व्यवहार होता है तो आपका वो क्या हो गया, विधि के समक्ष समानता हो गया। और तीसरी बात मैं आपको बता देता हूं, बेसिक सी बात है कि कानून के सामने सब समान है। कानून से ऊपर, विधि से ऊपर कोई नहीं है। सीधी सी बात है कि विधि से ऊपर कोई नहीं, चाहे तो वो गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, कितना ही अमीर आदमी हो, पैसों वाला व्यक्ति हो, वो विधि से ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, अब 3 बातें बताइए। विधि के समक्ष समानता में मैंने इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है, किसी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकारों की उपस्थिति नहीं होगी, या फिर बेटर मैं कह रहा हूं वर्ड इसके लिए आप अनुपस्थिति शब्द जोड़ दें तो आज अच्छा है, कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होगी। दूसरा साधारण हो विधि या असाधारण, देखो किसी भी प्रकार की विधि होता है, कोई भी विधि होती है, न्यायालय के समक्ष समान व्यवहार किया जाएगा सभी के साथ। ठीक है, कानूनी व्यवस्था के समक्ष विधि शब्द आ रहा है ना। तीसरा कहता है विधि से ऊपर कोई नहीं होगा, कैसे भी हालात का व्यक्ति हो, कितना भी पैसे वाला व्यक्ति हो, कितना अमीर हो, विधि से ऊपर कोई नहीं होगा। बेसिकली कहना तो वो आर्टिकल 14 यही चाहता है कि विधि से ऊपर कोई नहीं है, कि एक विधि, एक रूल, जैसे हमारे देश में सर्वोच्च, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं एग्जाम में कि भारत में सर्वोच्च कौन है। सर्वोच्च में क्या होता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय लिख देते हैं, तो मतलब न्यायपालिका सर्वोच्च है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको एक दिमाग में बात रखनी है, कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देखो संविधान ने सबको बनाया है, न्यायपालिका को बनाया है, कार्यपालिका को बनाया है, व्यवस्थापिका को बनाया है, न्यायपालिका ने संविधान को नहीं बनाया। वो तो क्या है, संविधान का संरक्षक है, एक तरह से उसका कहते हैं गार्जियन के रूप में काम करता है न्यायपालिका, उसकी व्याख्या करता है, व्याख्याकार है उसका। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए भारत में सर्वोच्च है संविधान, संविधान के अंदर है विधियां, और विधि के समक्ष क्या होगी, समानता होगी। कोई भी विधि से ऊपर नहीं होगा, किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं होंगे। अब आपके माइंड में कुछ बातें आ रही होगी, तो मैं इसके अपवाद आपको बताऊंगा, पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको मैंने बताया विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, किसी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। दूसरा साधारण असाधारण विधि, न्यायालय समक्ष समान व्यवहार होगा, मतलब कोई भी विधि होगी। तीसरा विधि से ऊपर कोई भी नहीं होगा। अब देखो इस आर्टिकल का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले हमें जानना होगा आर्टिकल 14 का उद्देश्य क्या है। देखो ये कहता है विधि, अवसर व न्याय की समानता। बेसिकली ये चाहता है अनुच्छेद 14 से 18 जो आपका समानता का अधिकार है। बेसिकली 14 आर्टिकल क्या चाहता है कि विधि, अवसर और न्याय की सबको समानता मिले, मतलब कोई भी व्यक्ति। अब ध्यान रखना, आपको जनरलाइजेशन खुद करना है, इसका सामान्यीकरण खुद करना है कि अगर कोई व्यक्ति है
उसके साथ मान लो भेदभाव किया तो व्यक्ति क्या बोलेगा, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। तो आ गई ना बात। अगर आप उससे भेदभाव नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कहीं पे विभेद नहीं होगा, तो आप उसको ओवरऑल क्या है, न्याय मिल जाएगा। तो इन तीन चीजों की डिमांड देखो। अवसर की समता, अवसर की समता से कुछ याद आ रहा है आपको? ये टर्म सिर्फ अपने संविधान में 2 जगह यूज हुई है। कहां पर? दिमाग दौड़ाओ, अपने सोशल मीडिया को दूर भगाओ और यहां पर आकर दिमाग दौड़ाओ कि अवसर की समता शब्द कहां आया है। देखिए, अवसर की समता की बात कौन कहता है? पहले कहते हैं संविधान की प्रस्तावना। पहले बात कहां पर आई? प्रस्तावना में। और उसके बाद आर्टिकल कौन सा आता है? 14 के अंदर आता है। तो आर्टिकल 14 का उद्देश्य क्या है कि विधि, अवसर व न्याय की समानता या समता दी जाए, ये उसका उद्देश्य है। जिसका पहला पार्ट हमने करा विधि के समक्ष समता, जो कि कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, किसी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। ठीक है, साधारण असाधारण विधि न्यायालय समक्ष समान व्यवहार होगा और विधि से ऊपर कोई नहीं होगा। देखिए यहां पर है ना, देखो नेगेटिव वर्ड आए हैं, अनुपस्थिति, उपस्थिति नहीं वर्ड आया, अनुपस्थिति। दूसरा का नहीं शब्द आ रहे हैं ना, नहीं, नेगेटिविटी ज्यादा आ रही है। अब क्या होता है, कुछ किताबों में कुछ बच्चे मुझे फोटो भेजते हैं अपने नोट्स की, कि सर देखो ये लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष समानता, ये एक नेगेटिव टर्म है। एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ब्रिटेन से ली गई है। विधि के समक्ष समानता टर्म कहां से लिया? ब्रिटेन से। मैंने बताया ना, डाइसी की बुक बताई थी आपको, रूल, ये द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड के अंदर वो क्या कहते हैं, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। ठीक है, तो आपको वो ध्यान रखना होगा। ये चीज कहां से ली गई? ब्रिटेन। ये क्योंकि बुक भी कौन सी है, मैंने बताया इंग्लैंड का संविधान, वहीं से ली गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा विधि का समक्ष समानता कहां से ली गई? ब्रिटेन से। बात आ रही थी अपनी नेगेटिविटी पे। स्टूडेंट कहते हैं सर देखो ये लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष समानता है ना, ये एक नकारात्मक चीज है। नकारात्मक क्यों कहा गया है? क्योंकि यहां पर कोई भी बात जो है वो नहीं पर आ रही है कि हम कह रहे हैं कि हम किसी को अनइक्वल नहीं रख सकते। ये आर्टिकल की ये टर्म कह रही है, ध्यान देना आपको, इसको तो माइनस रखना है अपने को। ये नेगेटिव थॉट है। ये कहता है कि हमने किसी भी दो लोगों के बीच में असमानता नहीं लानी। ठीक है, अनइक्वलिटी हमें नहीं रखनी, हमें सबको इक्वल रखना है। तो अब अगर इक्वल कहता है वो, यहां पर ध्यान रखना, यहां पर वो क्या कह रहा है कि विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, मैंने बताया नहीं, अनुपस्थिति होगी। ठीक है, उपस्थिति नहीं होगी। दूसरा वो क्या कह रहा है, यहां भी नहीं शब्द आ रहा है, विधि से ऊपर कोई नहीं होगा। तो यहां पर ये बता रहा है कि ये काम हमें नहीं करने। ठीक है, जो दूसरा इसका आएगा ना, विधि का समान संरक्षण, वहां बताएगा हमें क्या क्या काम करने हैं, इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक ही आर्टिकल के दो पहलू हैं, एक तो बताता है कि नेगेटिविटी, दूसरा बताता है पॉजिटिविटी। तो इक्वल, ये जो इक्वल बिफोर लॉ जो मैंने, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो मैंने आपको बताया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है, एक तरह का नेगेटिव है। ये कहते हैं नकारात्मकता पेश करता है ये आर्टिकल, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये टर्म क्या पेश करती है? नकारात्मकता पेश करती है। अब देखो भारत में अगर हम बात करें, कुछ लोगों को मतलब विरोध भी करते हैं इस बातों का, सामान्यतः अपने जनरल भाषा में अपने प्रयोग भी करते हैं कि सिस्टम में ये कमी है, ये कमी है, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज अपने आप में परफेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो वहां पर बात आती है नेगेटिविटी के बारे में कि इस आर्टिकल के क्या कोई अपवाद हैं? अपवाद एक नहीं, अपवाद बहुत सारे हैं। अगर हम चर्चा करते हैं अपवादों के बारे में तो आपको बता देता हूं, इसके बहुत सारे अपवाद हैं जिनके हम जिक्र करेंगे अभी। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विधि के समक्ष समानता, जो कि मैंने आपको बता दिया, इसका उद्देश्य भी मैंने आपको बता दिया, विधि, अवसर व न्याय की समानता इसका उद्देश्य है। अब बात करते हैं इसके बारे में। सबसे बड़ा देखिए इसका अपवाद है अनुच्छेद 31 ग। अब ध्यान देना, बहुत ही डिफिकल्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 31 ग। आपको बता देता हूं, 31 संपत्ति का अधिकार था। पिछले चैप्टर में हम बात कर चुके हैं संपत्ति की टर्म्स के बारे में, सरकार की थोड़ी सी मोनोपोली के बारे में उस टाइम बताया गया। सरकार ने अपनी एक मोनोपोली दिखाई थी, क्योंकि आपको बताया था गोलकनाथ वाला केस जो था वो सरकार की फेवर में नहीं आया। दूसरा, उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो भी मैंने बताया, रद्द हो गया था। उसके बाद प्रीवी पर्स जो था वो खत्म कर दिया, वो भी रद्द कर दिया गया। तब गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक संविधान संशोधन दो इकट्ठे किए थे, एक 24वां संविधान संशोधन और एक 25वां संविधान संशोधन। हालांकि आपका जो आर्टिकल 31 है ना संपत्ति का अधिकार, वो आपको दिमाग में रखना है, कहीं ये मत समझ लेना यहां पर आर्टिकल 31 खत्म हो गया है। आर्टिकल
आर्टिकल 31 जो था ना वो 1978 में उसको संवैधानिक कर दिया था, संवैधानिक से सांविधानिक कर दिया था, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन उसमें टर्म्स जोड़ दी थी। पहले संविधान संशोधन जो मैंने आपको कल भी बताया था कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में, जिसमें आपके 31 कै व 31 खै जोड़ दिए गए थे, अर्थात आपके संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया गया था। उन्होंने कहा था, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चे RAS की तैयारी कर रहे हैं वो स्पेशली ध्यान दे। 31 खै और खै जोड़ा गया कब, पहला संविधान संशोधन 1951। अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची। अब वो 9वीं अनुसूची में देखो इन्होंने क्या बोला कि हम चाहें, सरकार चाहे तो प्रॉपर्टी के कोई भी एक्ट्स बना सकती है, किसी प्रकार के संपत्ति के वो मतलब अधिग्रहण कर सकती है, और आप उसको न्यायालय में इस आधार पे चुनौती नहीं दे सकते कि मेरा आर्टिकल 14 व 19 का हनन हो रहा है। क्योंकि जब केशवानंद भारती ने चुनौती दी थी वो भी इसी आधार पे दी थी, गोलकनाथ ने चुनौती दी थी वो भी इसी आधार पे दी थी कि सीधा बोलते थे हमारा आर्टिकल, अगर मान लीजिए मेरे पास 500 हेक्टेयर जमीन है और मेरी जमीन हड़प ली उन्होंने, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आप तो कहते हैं विधि के समक्ष सारे क्या है, समान है, तो सभी की हड़पो जमीन। या तो आप ये रूल बनाओ कि जिसके पास भी 500 एकड़ जमीन है सभी की हड़प ली जाएगी, और अगर आपको जरूरत थी तो आपने मेरी जमीन क्यों हड़पी भाई। या फिर ये बात मैं उठा सकता हूं कि मेरे आर्टिकल कौन सा हनन हुआ, 14 का। दूसरा, 19 में संपत्ति की धारा थी 19(1) चै, ठीक है, 19(1) चै संपत्ति की धारा थी, तो मैं अपनी मर्जी से संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकता था। तो आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं सरकार को कहूंगा। तो हर व्यक्ति 14 व 19 के आधार पे चैलेंज करता था, जो कि पहले संविधान संशोधन 1951 में इन्होंने क्या किया, उस पर रोक लगा दी। मेरी बात समझ रहे हैं आप। इन्होंने बोला था कि 31 कै और खै जोड़कर बोल दिया कि सरकार यदि अधिग्रहण करती है संपत्ति का तो आप उसको न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते कि मेरा आर्टिकल 14 हनन हो रहा है या 19। तीसरा, उन्होंने जब 31 गै जोड़ा, ठीक है, ये तो 31 कै व खै था, 31 गै देखिए, जब 31 गै जोड़ा तब उन्होंने एक बात कही थी कि आपका नीति निदेशक तत्व आर्टिकल 39 ये कहता है खै व गै, 39B व C, ये ध्यान रखना। देखो दो आर्टिकल हैं आपके सामने, एक तो है 39B और एक आर्टिकल कौन सा है, 39C। 39B देखो क्या कहता है, कहता है कि संसाधन, जितने भी संसाधन है उनके सामूहिक हित, ये कहता है संसाधनों के सामूहिक हित लागू करने के संबंध में, ठीक है, जितने भी हमारे संसाधन है वो सामूहिक हित में प्रयोग होने चाहिए। अगर मान लो कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टीज देंगे नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं, तो फिर सामूहिक हित में कैसे प्रयोग होगा। मान लीजिए एक फ्लाईओवर बनाना है, उसके लिए वो जमीन चाहिए, पर व्यक्ति कहता है मैं नहीं दूंगा, परंतु अगर वहां पर अगर वो सरकार अधिग्रहण कर लेती है और फ्लाईओवर बना देती है तो कितने लोगों का भला होगा। सरकार क्या बोलेगी, हमने सामूहिक हित में ये काम किया है। तो ये बात किसमें लिखी है, 29B के अंदर कौन सी बात लिखी है कि आपकी प्रॉपर्टी का सामूहिक हित का प्रयोग होना चाहिए, और 29C कहता है कि धन का केंद्रीकरण है उस पर रोक लगाएगा। ये किस पे रोक लगाता है कि भाई धन का आप संचय ज्यादा ना कर पाए, कि धन का एक केंद्रीयकरण होना चाहिए, धन के केंद्रीयकरण पर रोक होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई धन के संचय पर रोक लगाई, धन के केंद्रीयकरण पर रोक लगाई है। एक्चुअल में आपके जो नीति निर्देशक तत्व है 39, ये कहता है कि हमने नीति निर्देशक तत्वों को बनाने के लिए कुछ मात्रा में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया है और हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो 39B व C लागू करने के लिए ही 31 गै बना था, मेरी बात समझ रहे हैं आप। और 31 गै एक अपवाद है, 31 गै में क्लियर कह दिया जब भी गवर्नमेंट इसको पूरा करने के लिए कोई कानून बनाएगी, ध्यान देना, 39 खै और गै को पूरा करने के हित में कोई कानून बनाएगी तो आप न्यायालय में ये नहीं कह सकते कि मेरा आर्टिकल 14 या 19 क्या हो रहा है, हनन हो रहा है या वॉयलेट हो रहा है। ये याद रखना, आप ये नहीं कह सकते कि 31 गै के संबंध में, तो 31 गै एक तरह का अपवाद हो गया। एक तरफ से आप कह रहे हैं विधि के समक्ष समानता, कहते हैं कि जब 31 गै आता है तो अनुच्छेद 14 जो है वो अपने आप चला जाता है, ठीक है। तो मेरी बात समझे आप कि वो धन के, अब मैंने बताया सामूहिक हित में प्रयोग कर सकती है संपत्ति का। दूसरा, धन के केंद्रीकरण पर रोक, तो सामूहिक हित में किसी व्यक्ति से प्रॉपर्टी छीन ली, सामूहिक हित में प्रयोग चल रहा है। गवर्नमेंट ने मान लीजिए अभी हाल ही में सुनने में आया कि भाई गवर्नमेंट ने एक नेशनल हाईवे पास किया है जो दिल्ली से जम्मू तक जाएगा, ऐसा कुछ सुनने में आया था, जिसमें अब वो क्या है कि अधिग्रहण करना शुरू करेंगे भूमि पर, क्योंकि वो 6 लेन हाईवे बनाएंगे। अब देखो, हमें जनता को एक तरफ हाईवे चाहिए 6 लेन और दूसरी तरफ चाहते हैं कि हमें
मतलब हमारी प्रॉपर्टी भी ना छीनो, तो सरकार हवा में थोड़े ना बनाएगी हाईवे। अब ये तो समझने वाली बात है, औचित्य वाली बात है, क्योंकि उसका क्या हो रहा है, सामूहिक हित। तो जब भी 39 को लागू करने के लिए, मेरी बात समझ रहे हैं, 31 का प्रयोग करेंगे तो 14 अपने आप क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा। मेरी बात समझे? तो अपवाद नंबर 1 कौन सा आर्टिकल है, 31 गै, जो कि 25वें संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया था। 31 गै के सरकार को अगर 39 को पूरा करना है तो सरकार आप 14 व 19 आर्टिकल को चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, ठीक है। तो पहला अपवाद इसका ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम अपवाद की बात करें इसकी, देखिए नेक्स्ट अपवाद क्या कहता है, अनुच्छेद 361, बड़ा ही सर्व साधारण सा अनुच्छेद है 361। देखिए ये दो जनों के लिए बताता है, एक तो आपके देश का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, दूसरा कहता है राज्यपाल गवर्नर्स। स्टेट में कौन है, गवर्नर्स। कहते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। इनसे पता चलता है कि वो विशेषाधिकार, अभी देखो मैंने पहली बात बताई थी कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति रहेगी, जबकि इनको आर्टिकल 361 में दे रखे हैं विशेषाधिकार। और अगर इनको विशेषाधिकार है तो एक तरह से विधि के समक्ष समानता कैसे हुई, इसीलिए ये अपवाद है। कहते हैं कि राष्ट्रपति राज्यपाल, इनको पद के दौरान जो है कोई इन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं होगी, इसीलिए इनका विशेषाधिकार है। इनके राष्ट्रपति व राज्यपाल के पद की उन्मुक्तियां कहते हैं इनको, ठीक है। आर्टिकल कौन सा है, 361। तो एक तरह से आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता का ये अपवाद है। अपवाद नंबर 1 अनुच्छेद 31 गै, अपवाद नंबर 2 अनुच्छेद 361। तीसरा कहता है सांसद व विधायकों को विशेषाधिकार। देखो जब सत्र चलता है ना तब इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ दिनों तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, अनुच्छेद 105 में सांसदों को, जो कि संसद के सदस्य हैं, एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको आर्टिकल 105 में विशेषाधिकार मिलते हैं। और यही विशेषाधिकार विधायकों को भी मिलते हैं, एमएलएज को भी, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य हैं उनको 194 के अंतर्गत विशेषाधिकार मिलते हैं। इससे पता चलता है कि यह भी एक अपवाद है विधि के समक्ष समानता का। तो मैंने आपको 3 अपवाद मेन बताए, पहला 31 गै, दूसरा 361, तीसरा सांसद व विधायकों को विशेषाधिकार। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें भारत के अंदर रहने वाले, चौथा ध्यान देना, विदेशी राजदूत हैं जो यहां पर काम कर रहे हैं, किसी बाहरी जो सरकार के तहत यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपनी एम्बेसीज में काम कर रहे हैं। पता होगा आप सभी को कि यहाँ पर एम्बेसीज बनी होती है, अलग अलग देशों की एम्बेसीज होती है, जैसे कि अपने भी अखिल भारतीय सेवाओं के अतिरिक्त अगर बात करें आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस जो है, भारत विदेश सेवा, जिसमें जो हमारे एम्बेसडर्स हैं वो बाहर जॉब करते हैं अलग अलग देशों में, वैसे ही जो विदेशी राजदूत जो यहाँ पर काम करते हैं उनके कानून अपने वाले लगेंगे, उनके जो हमारे वाले कानून नहीं लगेंगे, उनके अपने देश के कानून लगेंगे। तो एक तरह से उनको विशेषाधिकार मिल जाते हैं, जो कि अपने आर्टिकल 14 का क्या हो गया, अपवाद हो गया। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें भारत के अंतर्गत जो भी कोई भी अगर यूएनओ की एजेंसियां हैं, यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई भी एजेंसियां हैं, अगर उनको उनकी बात करें तो उनको भी कुछ विशेषाधिकार रहेंगे अपने कानूनों के। इसके तहत ये जो अपने 5 मैंने आपको बताया इसके मेनली अपवाद हैं। आर्टिकल 31 गै, दोबारा बता देता हूं, कुछ स्टूडेंट्स को अगर समझ ना आया हो दोबारा देखिए कि देखो मैंने आपको बताया था जहां पर नीति निर्देशक तत्वों को पूरा करना हो ना, उस संबंध में खासकर 39 ख और गै को पूरा करना है, वहां पर आर्टिकल 31 कहता है, क्या कहता है, आर्टिकल 31 कहता है कि अगर सरकार 39 ख और गै को पूरा करने चाहे, इस चक्कर में किसी को मतलब किसी की प्रॉपर्टी छीन ली जाए, अधिग्रहण हो जाए संपत्ति का, 31 गै में बोला है संपत्ति का अधिग्रहण हो जाए, तो आप इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते कि मेरा आर्टिकल 14 या 19 क्या हो गया, हनन हो गया, क्योंकि हम ये काम किस में कर रहे हैं, सामूहिक हित में कर रहे हैं। हम कोई अपने थोड़ा ना व्यक्तिगत कोई अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं कि सरकार ने देखा, सरकार को लगा भाई फलाना एक उद्योगपति है, वो मेरे साथ मतलब मेरे को उसने वोट नहीं दिया और मैं अब इससे बदला लूँगा, तो ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कहीं आप सोचे कि इस तरह के कोई रूल बुक है, ये हमारा भारत का संविधान जो है, विधि का शासन, ये बात कहीं भी नहीं कहता। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 39 ख व गै को पूरा करने के लिए आर्टिकल 31 गै के अंदर अगर किया गया कोई भी अधिग्रहण होगा तो वो 14 व 19 के आधार पर चुनौती आप नहीं दे सकते। तो फिर एक तरह से अपवाद हो गया। यदि हम 14 में उसको चैलेंज कर ही नहीं सकते
तो वो क्या हो गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या हो गया, अपवाद हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दूसरा अनुच्छेद 361 क्या कहता है, राष्ट्रपति व राज्यपाल की उन्मुक्तियां, विशेषाधिकार, उनको विशेषाधिकार रहेंगे। मैंने बताया कि पद के दौरान मतलब उनको गिरफ्तारियां नहीं हो सकती, उनपे कोई उनपे क्रिमिनल सिविल केस नहीं चल सकता। सांसदों को 105 आर्टिकल में और विधायकों को आर्टिकल 194 में क्या रहेंगे, विशेषाधिकार रहेंगे। ये आप ध्यान रखना भाई। 31 कैवक है जोड़ा गया था मतलब पहले संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची, और ये जोड़ा गया था 25वें संविधान संशोधन 1971 में तीसरा 31 गैर जोड़ा गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये था विधि के समक्ष समानता। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब ये कहता है दूसरा अपने कहते हैं, अपने बात करेंगे विधि के समान संरक्षण की बात करेंगे। देखो, अगर हम बात करते हैं विधि का समान संरक्षण, पहली बात ये टर्म ली गई है यूएसए से। कहां से ली गई, अमेरिका से। वो कहां से थी, इंग्लैंड से। ये विधियों का समान संरक्षण कहां से ली गई है, यूएसए, अमेरिका से। दूसरी बात पॉजिटिविटी, बात मैंने आपको बताई थी ना, धनात्मक। स्टूडेंट कहते हैं कि सर वो लिखा हुआ था विधि के समक्ष समानता नकारात्मक है, जबकि विधियों का समान संरक्षण क्या है, धनात्मक है। ठीक है, ये सकारात्मक है, ये प्लस देखो पॉजिटिवनेस दिखा रहा है। ठीक है, तीसरी बात ये कहता है विधियों का समान संरक्षण। देखो मैंने आपको बताया था ना, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ईपीएल कहते हैं इसको, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, सभी विधियों का समान संरक्षण, सभी को विधि का समान संरक्षण मिलेगा। अब मिलेगा, वहां पर हमने बोला था कि हमने असमानता नहीं रखनी, नहीं, तो वो नेगेटिव पे गया। यहां पर हम कह रहे हैं कि फलाना कानून भी समानता देगा, फलाना कानून भी समानता देगा, ये कानून भी समानता देगा। इसीलिए ये क्या किसको दिखाता है, पॉजिटिविटी को दिखाता है। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि अब इसको क्यों हम सकारात्मक क्यों कहते हैं इस अनुच्छेद को। अब देखो स्टूडेंट्स के माइंड में एक चीज आती है कि विधियों का समान संरक्षण क्या है, सबको विधियां समान रूप से मिले, मतलब मेरे लिए कानून बना, किसी और के लिए वही कानून बना और हमारे समान संरक्षण हुआ। यहां पर आपको एक चीज बता देता हूं जो बेसिकली आपको कई किताबों में नहीं मिलेगी। ये समझने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जो विधि का समान संरक्षण जो आर्टिकल है ना, ये आपकी परिस्थिति को देखता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि परिस्थिति वो एक सामान्य टर्म थी, ये स्पेसिफिक है। वो जनरल बिल्कुल कहते हैं ना, जेनरिक कहते हैं उसको, कि विधि के समक्ष समानता एक जेनरिक जनरल सी टर्म है कि कानून के सामने सब समान है। पर ऐसा यहां पर नहीं होगा, यहां पर आपको परिस्थिति मैटर करेगी। हम कहते हैं यदि, ध्यान दीजिए कि एक एग्जांपल देता हूं, जनरली भारत में आपको पता है कि बैकवर्ड क्षेत्र बहुत हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं जहां पर पूर्ण शिक्षा नहीं है और शिक्षा के साधन भी नहीं है। जनरल बात करें, साधन ही नहीं है। अब वहां का एक व्यक्ति है, मान लीजिए जनरली क्षेत्र में बीएड चाहिए, बीएसटीसी चाहिए पढ़ाने के लिए, वहां किसी व्यक्ति ने बीएड बीएसटीसी की ही नहीं हुई तो वो पढ़ाएगा कैसे। फिर भी मान लीजिए एक लड़का वहां का +2 करके वहां पर पढ़ाने लग जाता है, तो मेरे कहने का मतलब समझे आप, वहां का टीचर ही 12वीं पास है तो आदिवासी क्षेत्र का, अब वो कैसे पढ़ाएगा। कहने का मतलब यही है कि अगर अब हम कोई सरकार कानून बनाती है, जैसे कि आपकी आगामी कोई परीक्षा होने वाली है, पटवारी की परीक्षा, वो कह देते हैं कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, ग्रेजुएट होंगे तभी आप ये फॉर्म भर सकते हो। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि नॉन टीएसपी और टीएसपी 2 अलग क्षेत्रों की वैकेंसी आने लगी। वो कारण यही है कि अगर उनके लिए भी अपने वाला कानून बना दे तो मुझे बता दीजिए कि एक सामान्य व्यक्ति है और एक मान लीजिए टीएसपी क्षेत्र का, ट्राइबल एरिया का, आदिवासी क्षेत्र का व्यक्ति है, ये कभी पूरे बराबर आ ही नहीं सकेंगे। फिर ये शब्द का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ अगर पूरे नहीं आ सके। अगर समान नहीं रह सके तो समता का एक ही हुई। फिर ये अगर हम कहें कि वही रूल ग्रेजुएशन उनके लिए और ग्रेजुएशन हमारे लिए, दोनों बातें कर लेते हैं कि ग्रेजुएशन ही उनको चाहिए पटवारी परीक्षा के लिए और ग्रेजुएशन ही हमें चाहिए, वहां का व्यक्ति ही ग्रेजुएट नहीं है तो वो परीक्षा कैसे देगा पटवारी की, वो फॉर्म ही नहीं भर पाएगा। इसीलिए सरकार ने भाई उनको बोल दिया कि उनको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएगी, उनके क्षेत्र विशेष, क्योंकि उनकी परिस्थिति जो है हमसे मैच नहीं करती। आप मान लीजिए एक क्षेत्र, अच्छे क्षेत्र में बैठे हैं, शिक्षा के साधन, बिजली, पानी, सारी सुविधाएं, कोचिंग सेंटर, आपको शिक्षण संस्थान, सभी तरह की सुविधाएं मिल रही है और वहां पर कुछ भी नहीं है, तो वो आपका मुकाबला तो जीवन भर नहीं कर पाएगा।
और अगर वो जीवन भर नहीं कर पाएगा तो समानता तो कोई हुई नहीं। तब क्या हुआ, उनकी परिस्थिति को देखते लिए उनको विशेष अवसर दिया गया कि आप में से अगर कोई 10वीं या 12वीं पास है तो आप वो परीक्षा दे सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए एक 12वीं पास ने परीक्षा दी पटवारी की, और एक सामान्य क्षेत्र के व्यक्ति ने पटवारी की परीक्षा दी, और इसका भी पेपर क्लियर हो गया, इसका भी। अब ये दोनों समान आ गए, अब दोनों में समता होगी, एक ही पद पर हैं दोनों। मेरी बात आप समझ रहे हैं? यही कारण है कि भारत में जब भी कोई कानून बनाया जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के तहत बनाया जाएगा, अर्थात वो परिस्थिति को देखकर बनाया जाएगा। अब आपको बता देता हूं, ये आपको समझ आ गया होगा कि कहीं आप ये सोचें कि उनको ज्यादा सुविधाएं दे दी और हमें कम सुविधाएं दी, तो ये समानता थोड़ी ना हुई, ये विधि का समान संरक्षण थोड़ी ना हुआ। यही विधि का समान संरक्षण हुआ क्योंकि उनको जरूरत है, उस क्षेत्र को जरूरत है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं भारत में जिनको जरूरत है, निवास के आधार पर भी जरूरत पड़ती है उनको, तभी आगे अपने आर्टिकल 15 में पढ़ेंगे, निवास के आधार पर आरक्षण भी पढ़ेंगे हम। तो ये कारण यही है कि हमें आर्टिकल 14 से 18 में सिर्फ एक ही शब्द को टारगेट करना है, वो है समता, इक्वालिटी को, ठीक है। वो किन किन आधारों पर हो सकती है? तो विधियों का समान संरक्षण क्या है कि भारत में कोई भी कानून बनेगा वो परिस्थिति को देखकर बनाया जाएगा, परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, क्योंकि हमने विधि का समान संरक्षण पूरा, कहते हैं एंटायर, पूरा भारत को, पूरे भारतवर्ष को देना है विधियों का समान संरक्षण, ऐसा भारत का संविधान कहता है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होगी ये टर्म के विधियों का समान संरक्षण। दूसरा मैंने बताया कि ऐसी ऐसी विधि बनाएंगे, ये काम करेंगे, इक्वालिटी को दूर, जो है अनइक्वालिटी हम बात करें, असमानता को दूर करेंगे, तो ये बातें कह रहे हैं ना, इसीलिए क्या पॉजिटिव बातें कर रहा है। तो ये एक सकारात्मक कहते हैं टर्म है, जबकि विधि के समक्ष समानता में हम नई शब्द प्रयोग करते हैं तो वो एक नकारात्मक टर्म है, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इन दोनों की, अर्थात विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, अगर हम दोनों की बात करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस आते हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, इनके डिफरेंस की बात करते हैं। तो अब देखिए डिफरेंस क्या आता है। सबसे बड़ी बात जो कि हम क्लियर कर चुके हैं, ये नेगेटिव दिखाता है, ये पॉजिटिविटी दिखाता है, ठीक है, ये हमें। दूसरा ये क्या कहता है, रूल ऑफ लॉ, अर्थात विधि का शासन, ठीक है। यहां पर रूल ऑफ लॉ के अंदर एक बात बता देता हूं, जरूरी नहीं है कि जो विधि बनाई जाए वो सबके लिए एक समान हो, ये बात नहीं हो सकती। यहां इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मैंने अभी आपको बात बताई कि जरूरी नहीं है कि जो विधि बनाई है वो एक समान हो। इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। आप लोग चाहते हैं, और हमेशा से महात्मा गांधी भी चाहते थे, महात्मा गांधी की तो कोटेशन थी कि भाई जब महिलाएं जो है भारत में स्वतंत्र रूप से घूम सकेगी बिना किसी डर के, तभी मैं ये मानूंगा कि भाई देश को असली आज़ादी मिली, ठीक है। तो एक समान, अगर बात करें अपने कि महिलाओं की स्थिति अच्छी करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हमें कुछ ऐसे लॉज बनाने चाहिए जिसमें महिलाओं की भूमिका हो। एक तरफ हम ये चाहते हैं, अगर दूसरी तरफ हम ये कह दें कि अगर महिलाओं को ही आप ज़्यादा मौके दे रहे हैं तो वो बात गलत हो गई, क्योंकि अगर एक समान लॉ होगा तो उसमें उनकी स्थिति कभी भी बराबर वो आ ही नहीं पाएंगे, इसीलिए उनको कुछ विशेष छूट दी जाती है। इसके अलावा कुछ और वर्गों को विशेष छूट दी जाती है, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि जरूरी नहीं है जो एक लॉ बनेगा वो सबके लिए क्या हो, एक समान हो, ये बात जरूरी नहीं है। ये क्या कहता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और ये तो विधि का शासन है ही है। इसको कहते हैं, वो लेडी जस्टिस का नाम सुना होगा आपने, वो न्याय की देवी जो होती है वो अपने अदालत में होता है, उसके आंखों पे पट्टी बंधी होती है, ठीक है, और वो न्याय करती है। तो उसका मतलब, पट्टी का मतलब क्या है, वो यही अपने, यहाँ हम इसको समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण है, हम ये कह सकते हैं उनको कि जो वो उनके सामने जो भी बातें हैं कि उनके आंखों में पट्टी है, उनके सामने ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, वो इक्वल जस्टिस करेंगे सबके साथ। वो तो ये हो ही गया, रूल ऑफ लॉ हो गया। मैंने बताया कि वो न्याय की देवी जो लेडी जस्टिस है वो क्या करेंगी, वो इक्वल न्याय करेगी कि भाई उनके सामने, उनके आंखों पे पट्टी है, उनके सामने जो कोई चाहे अमीर हो गरीब हो कैसा भी व्यक्ति हो, अगर उसने क्राइम किया तो वो क्रिमिनल है, वो ये बात कहती है। दूसरा मैं ये बता रहा हूँ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है कि जरूरी नहीं है कि आपका कोई भी जो कानून बना है
वो सबके लिए एक समान हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब देखो ये मैंने आपको बेसिकली इनके अंदर अंतर बता दिया। एक लास्ट टर्म इसके अंदर आपको बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। ठीक है, लास्ट टर्म समझ लीजिए, नैसर्गिक न्याय ये क्या चीज है। कहते हैं कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत एक सिद्धांत दिखता है, वो है नैसर्गिक न्याय। अब ये नैसर्गिक न्याय क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए, प्राकृतिक कानून, नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस ये टर्म होती है कि एक्चुअल में कि भारत में जो है ना, भारत में नहीं पूरे विश्व में कहीं भी होना चाहिए नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। नेचुरल जस्टिस का मतलब ये होता है कि ये मनमानी से बचाता है आपको। ऐसा नहीं है कि राज्य किसी प्रकार की मनमानी कर ले, मनमानी के आचरण को खत्म करने के लिए क्या होता है, नैसर्गिक न्याय। और नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत अनुच्छेद 14 में दिखाई देता है। इसके लिए आपको मैं एक बात बता देता हूं, एक बहुत बड़ा मामला था सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, बनाम, देखिए गांगुली थे व्यक्ति, इनका नाम था ब्रजोनाथ गांगुली। ठीक है, बनाम, आपको ये नाम ध्यान रखना पड़ेगा, ब्रजोनाथ गांगुली। अब यहां पर आप समझिए, ये स्वाद में पूछा गया था क्या नैसर्गिक न्याय अनुच्छेद 14 में दिखता है या नहीं, क्या नैसर्गिक न्याय समानता आर्टिकल 14 में है कि नहीं। अब ये बात समझिए, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम ब्रजोनाथ गांगुली बात। देखो पिटिशनर ने क्या दावा किया, इसके साथ एक बहुत ही बुरी बात हुई ब्रजोनाथ गांगुली के साथ। इनके साथ बुरी बात ये हुई कि इनको कंपनी ने क्या किया, कंपनी का एक रूल था, कंपनी के रूल के तहत नियम ये था कि आप है ना किसी को 3 महीने का नोटिस देके या 3 महीने के एडवांस सैलरी देकर नौकरी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह का इन्होंने दावा किया था इस पे। तो अब इन्होंने चैलेंज लिया कि ये कोई तरीका नहीं हुआ किसी का कंपनी का निकालने का, ये आप इस तरह कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, मैं एक वहाँ का एक कर्मचारी हूँ, एक अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ और आप मुझे इस तरह इग्नोर कर देते हैं 3 महीने का वेतन देके। तब इन्होंने जब कोर्ट के अंदर याचिका लगाई, कोर्ट ने इनके पक्ष में कहा था कि नेचुरल जस्टिस भी तो कोई चीज़ है, नैसर्गिक न्याय भी तो कोई चीज़ है, आप 3 महीने का वेतन अग्रिम वेतन देके इस प्रकार ऐसा काम नहीं कर सकते, ये आपके आर्टिकल 14 का सीधा हनन होगा। तब उनके बाद जब इस व्यक्ति ने केस जीता, उसके बाद इनको अपना पद वापस मिला, इनको जो बहाली हुई दोबारा अपने पद पर हुई और दोबारा इनका कार्य शुरू हुआ। तो एक ये वाद था नैसर्गिक न्याय, क्योंकि नेचुरल जस्टिस होना भी बहुत बड़ी चीज होती है, नैसर्गिक न्याय प्राकृतिक कानून होना भी बहुत बड़ी चीज है, जो सीधा कौन से आर्टिकल में झलकता है, अनुच्छेद 14 में दिखाई देता है। अब देखिए आपको एक चीज बता देता हूं, कल अपनों ने पिछले अध्याय में एक वाद पढ़ा था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, जिसमें क्या कहा था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है परंतु वो आधारभूत ढांचे को या मूल ढांचे को परिवर्तन नहीं कर सकती। तो आपको बता देता हूं, अनुच्छेद 14 जो है वो संविधान का आधारभूत ढांचा है। अनुच्छेद 14 क्या है, संविधान का आधारभूत ढांचा है, इसीलिए इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। ये कहते हैं ना, देखो संविधान आधारभूत ढांचे की कोई कोटेशन, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको माइंड में बता देता हूं। कुछ स्टूडेंट ये भी समझ लेते हैं कि केशवानंद भारतीवाद में कह तो दिया पर आधारभूत ढांचा है क्या चीज, इसके बारे में न्यायपालिका ने कहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने, कि आधारभूत ढांचा ऐसा इसकी कोई डेफिनेशन तो है नहीं, पर हम समय समय पर तय करेंगे कौन सी चीज जो है वो मूल ढांचा है और कौन सी चीज नहीं है। जैसे जैसे मतलब कोई भी वाद आएंगे, विवाद आएंगे, तो उस टाइम हम ये तय करेंगे कि कौन सी चीज जो मूल ढांचे में आती है, कौन सी नहीं आती। अब देखो आर्टिकल 14 मैंने आपको बेसिकली सारा बता दिया है, जिसमें विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण और इसी अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत दिखाई देता है, नेचुरल जस्टिस का, जो कि मामला मैंने बताया सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम ब्रजोनाथ गांगुली, जो कि मैंने आपको पूरा मुद्दा भी बता दिया कि इनको 3 महीने का अग्रिम वेतन देकर नौकरी से निकाल दिया गया, जो कि कोर्ट ने माना कि एक नेचुरल जस्टिस के तहत ये सही नहीं है। ये इनको फिर पद वापस दिया गया और उन्होंने बताया कि आर्टिकल 14 जो है इसका डायरेक्ट हनन हो रहा है, आर्टिकल 14 जो है इसके अंदर नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 14 जो है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण जो है ये काफ़ी अच्छा डिटेल में समझ आ गया होगा। ये मैंने इस पे लगभग एक चैप्टर, पिछले भी मैंने आर्टिकल 12 पे एक चैप्टर बनाया था, आर्टिकल 13 पर
फिर आर्टिकल 14 पर अब मैंने एक चैप्टर बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि मैं इसी प्रकार ये डिटेल में समझाने के लिए इन पर एक एक चैप्टर बना दूंगा। तो अब हम जल्दी अगले टॉपिक में मिलेंगे। अगले टॉपिक में मैं आपको अनुच्छेद 15 बताऊंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके बाद अनुच्छेद 16 जो है वो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत ही शानदार बातें हैं, बहुत अच्छे वाद हैं उनके अंदर, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। देखो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो आर्टिकल 14, 15, 16 है इनके लिए सबको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं अर्जुन भार्गव, ठीक है, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ हमारे चैनल पर आने के लिए। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।